नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील सिंह फार्मा लोक मंच की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो हैं डॉक्टर ऋचा दया रमानी मैडम हैं। मैडम, आपका भी हमारे कार्यक्रम फार्मा लोक में स्वागत है मैडम। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, वेलकम मैडम। आज के हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि डॉक्टर ऋचा दया रमानी मैडम हैं, जिनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। बाकी तो मैडम अपना साक्षात्कार के दौरान बहुत सारी चीजें हमें मैडम के थ्रू जानने को मिलेगी, तो थोड़ा बहुत मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा कि मैडम जो है अभी डायरेक्टर और प्रोफेसर के बतौर काम कर रही हैं। ये मैडम हमारी जो है शिवम फार्मास्यूटिकल स्टडीज एंड रिसर्च सेंटर करनाल में अभी एज ए डायरेक्टर प्रोफेसर वर्क कर रही हैं। मैडम को 20 वर्ष से ऊपर हमारे फार्मेसी प्रोफेशन में सर्विस देते हुए हो गया है, जिसमें से 5 वर्ष मैडम ने इंडस्ट्री में गुजारे हैं और 15 साल जो है हमारे मैडम ने एकेडमिक फील्ड को दिया हुआ है। तो मैडम को हम दोनों फील्ड का बहुत अच्छा नॉलेज है। मैडम बहुत सारे टेक्निकल यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे उसमें बोर्ड में मेंबर भी हैं। पीसीआई में एमफॉर्म सिलेबस कमेटी के मेंबर भी रह चुके हैं मैडम। बहुत सारे पेपर रिसर्च पेपर मोर देन 25 रिसर्च पेपर पब्लिश कर चुके हैं मैडम। 5 से ज़्यादा मैडम के पेटेंट हैं, जिसमें से एक ग्रांट भी मिला हुआ है मैडम को पेटेंट का। इसके साथ में मैडम बहुत सारी बॉडीज में एज अ वर्कर उसमें बॉडीज में मेंबर की तरह काम कर रहे हैं, जिसमें से एक गांधीधाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, एपीटीआई है। इस तरह से बहुत सारे उसमें काम भी कर रहे हैं मैडम। मैडम को कई अवार्ड से भी नवाजा गया है, जैसे कि फार्मा रिकॉग्निशन अवार्ड, राष्ट्रीय शिक्षा गौरव पुरस्कार अवार्ड, पीसी खरिया मेमोरियल, एपीटीआई अवार्ड। इस तरह से कई सारे मैडम को अवार्ड भी मिल चुके हैं। मैडम इसके साथ साथ ही हमेशा रिसर्च और एकेडमिक ग्रोथ में आगे बढ़ते हुए और हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं लगातार से। तो बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका हमारे इस कार्यक्रम में फार्मा लोक मंच पर। तो सबसे पहले मैं मैडम आपसे साक्षात्कार करने से पहले मैं 2 शब्द आपसे फार्मा लोक के बारे में सुनना चाहते हैं हम लोग सभी दर्शक लोग। फार्मा लोक, जैसा कि आपने बताया, एक सोच है और एक विभिन्न मोतियों को एक धागे में पिरोने की एक जो पहल आप लोगों ने की है, मैं आप सबको उसके लिए शुभकामनाएं देती हूँ और बधाई देती हूँ जी जी कि जी अपने जो को प्रोफेशनल्स हैं, फार्मा प्रोफेशनल्स हैं, फार्मा जगत से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको आप एकत्रित करते हैं, उनको एक मंच प्रदान करते हैं और अपने अपने जो विचार हैं वो व्यक्त कर सके, उनको सम्मानित करते हैं, उनको उनका साक्षात्कार करते हैं ताकि उन्हें नज़दीक से, करीब से सब लोग जान पाएँ, तो उसके लिए आप सबका अभिवादन है। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए साक्षात्कार शुरू करते हैं मैडम। तो हमारी टीम का एक सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि हम आपकी पृष्ठभूमि बचपन से लेकर के अभी तक का जो आपका जो एक्सपीरियंस है, पृष्ठभूमि है आपकी स्कूली शिक्षा और आपकी स्कूली शिक्षा से कुछ जानकारियां, उसके बाद कॉलेज की शिक्षा, इन शिक्षाओं के बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहते हैं। तो मैडम प्लीज। जी, तो मैं गांधीधाम नाम के एक छोटे से शहर में पैदा हुई और वहीं पे मेरी स्कूली शिक्षा हुई। मेरे जी पिताजी एक गवर्नमेंट बैंक में सर्विस करते थे एज ऑफिसर और मदर मेरी हाउसवाइफ हैं और मैं एक मारवाड़ी फैमिली में बॉर्न हुई हूँ, राजस्थानी मारवाड़ी परिवार जी में। जॉइंट फैमिली जी में हमारे मतलब बचपन गुजरा बहुत ही अच्छा, शानदार। और उसके बाद पढ़ाई में मैं शुरू से अच्छी थी और केंद्रीय विद्यालय में मेरी शिक्षा हुई, जिसके लिए मैं अपने आप को रियली आई एम प्राउड टू बी अ केवी प्रोडक्ट। और जो वहाँ से जो मुझे मतलब एक्सपोज़र मिला और विभिन्न प्रवृत्तियों में मौका मिला अपने आप को भाग रूप लेने का, और जो एप्रिसिएशन, बहुत ही अच्छा सिस्टमैटिक हमारा स्कूलिंग हुआ केंद्रीय विद्यालय जी में। और जी स्काउट्स एंड गाइड्स में मैं रही और हम लोग नेशनल लेवल पे टेबल टेनिस भी आई वाज प्लेइंग। तो जी अच्छा, काफ़ी मतलब सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेना और अपना बहुत अच्छा सा हमारा स्कूल गुजरा। और उसके बाद पढ़ाई जी में अच्छी थी मैं, तो गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज राजकोट से मेरी ग्रेजुएशन की मैंने, बी फार्म।
और जी उसके बाद शादी हो गई। शादी भी मेरी एक अच्छी प्रोग्रेसिव फैमिली में हुई, तो हस्बैंड का सहयोग रहा। वो आर्किटेक्ट हैं जी और जी कंसल्टेंट हैं, मतलब बिजनेस है, और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और परिवार के सपोर्ट के हिसाब से फिर मैंने आगे अपनी एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा से एम फार्म किया क्वालिटी एश्योरेंस में। जी और जी वो ख़त्म होने के बाद फिर मुझे मौका मिला, तोलानी फार्मेसी कॉलेज ज्वाइन किया मैंने एज ए लेक्चरर। और उसके जी बाद फिर पीएचडी मैंने गणपत यूनिवर्सिटी से 2012 में कंप्लीट किया। और जी जी फिर मतलब इनिशियली जो बी फार्म से एम फार्म का गैप है, और एम फार्म के बाद थोड़ा समय इंडस्ट्री में मैं रही, और क्वालिटी जी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में ही शुरू से मेरा एक्सपोजर रहा। तो मुझे उसके प्रति एक विशेष अफेक्शन है फॉर क्यूए फील्ड, और इसीलिए मैंने जी एम जी फार्म भी अपना क्यूए में ही चूज़ किया बाय चॉइस। तो जी जी बस यही है। और आई एम ब्लेस्ड विद 2 डॉटर्स एंड जी जी आई एम लिविंग इन अहमदाबाद। ओके, बहुत बढ़िया मैडम। ये जानकारी हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही, आपका जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा से लेकर के अभी तक का जो सफर रहा तो वो अतुलनीय रहा। इसके बाद मैडम मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। एक जनरल सा चीज आती है कि व्हाई चूज यू फार्मेसी मैडम देन अदर। सही है। असल जी में वैसे मेरी इच्छा थी इंजीनियर बनने की। उस टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स और आईसी फील्ड काफ़ी नया आया हुआ था। जी पर जैसे कि मैंने बताया, मैं कंजर्वेटिव मारवाड़ी फैमिली में पैदा हुई और मेरी परवरिश वहाँ हुई। तो जी थोड़ा परिवार का इतना ज़्यादा रुझान नहीं था कि हम इंजीनियरिंग फील्ड में जाएँ। वो ज़्यादा प्रेफ़र नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो समझ रहे थे कि ये कोई फील्ड वर्क वाला जॉब होगा, या ज़्यादा इतना एंटिसिपेट नहीं करते कि आफ्टर मैरिज इंजीनियर मतलब हम प्रोफ़ेशन कैरी आउट कर सकें। और जी जी ऑफ कोर्स सीबीएसई बोर्ड से होने के नाते जो वहाँ उस जी टाइम पे सीट्स बहुत लिमिटेड होती थी। मतलब सभी बिल्कुल कॉलेज में 1 या 2 सीट ही सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए होती थी। तो बिल्कुल और बिल्कुल। काउंसलिंग जो होता था, अब जैसे इंटरनेट और मतलब जो ऑनलाइन काउंसलिंग होता है हमारा, जी लेकिन जी उस टाइम पे मैनेजमेंट कोटा का भी कोई सिस्टम नहीं था। और जो जी मतलब बहुत ही ऑफलाइन काउंसलिंग, विद इन 30 सेकेंड्स आपको एकदम चूज कर लेना है अपना सीट जो मिलती है, जो जी वो जी बोल रहे हैं हम उसी पे रिलाय कर रहे हैं। तो इस तरीके से जी उन्होंने, पता नहीं किसी ने कुछ ऐसा बोला कि लड़कियों के लिए फार्मेसी कॉलेज कोर्स बहुत अच्छा है, तो मेरे परिवार को वो ज़्यादा अच्छा लगा, और जी इसीलिए फार्मेसी ले लिया। तो नहीं, बी ठीक फार्म है, में अच्छा इस है तरीके मैडम। से मिला। जी जी। फिर भी आप अच्छा कर रहे हैं मैडम, समाज को अच्छा, प्रोफेशन को एक अच्छा दिशा दे रहे हैं मैडम इस फील्ड में। थैंक यू वेरी मच मैडम। आपने मैडम इंडस्ट्री में भी कुछ दिन काम किया है। जी। जी, तो इंडस्ट्री का और एकेडमिया का जो डिफरेंस है वो आप बेहतर हमें समझा सकते हैं, हमारे दर्शकों को समझा सकते हैं कि कहाँ पे हमारा गैप है और क्या हमें सुधार करना चाहिए। तो इस बारे में थोड़ा सा मैडम हमें जानकारी दें मैडम, हमें दर्शकों को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। और इंडस्ट्री में जैसे आप देखेंगे ना, तो जिस भी हमारा डिपार्टमेंट में हमारा रिक्रूटमेंट होगा, तो वहाँ एक रूटीन वर्क जी होता है, वो एक पैटर्न सेट है, और उसका जो एस्पेक्ट जी है दैट इज़ अ कमर्शियल एस्पेक्ट, कि आपको रोज इतना काम करना है, वो काम करके ही आपको बाहर जाना है। तो आप जी जिस लेवल पे हैं, जी अगर जैसे आप ऑफिसर्स या लेवल पे हैं, एग्जीक्यूटिव लेवल पे हैं, तो जो मैनेजर डायरेक्शन देता है उस तरीके से आपको काम लेना है। जी पर ये है कि वहाँ पे आपका कोई बौद्धिक रूप से बहुत ज़्यादा कोई ब्रॉड आपका डेवलपमेंट हो या ऐसा के चांस बहुत कम रहते हैं। आपका एक मोनोटोनस जी जॉब रहता है ज़्यादा करके। और जो जी लोग फिर मैनेजर पोजीशन से थोड़ा आगे जाते हैं, बट हाँ, ये है कि वहाँ पे डेली, क्योंकि नई-नई चीज़ें वहाँ पे जल्दी आती हैं और ज़्यादा आपको एक्सपोज़र मिलता है फॉर द न्यू थिंग्स दैट आर कमिंग इन द प्रोफेशन, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू ट्रीटमेंट्स, न्यू मशीन्स, डेली ज जी चेंजेस, जी जी डॉक्यूमेंटेशन एंड थिंग्स लाइक दैट। जी तो उस जी जी तरीके का होता है, लेकिन एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन टायरसम होता है वो वर्क। क्योंकि आपका टाइम कमिटमेंट और जो इंडस्ट्री का जो माहौल है, वो एक लिमिटेड ही आपको आयाम दे सकता है। और कंटिन्यूअस आपके ऊपर है, आप न्यू डेवलपमेंट किस तरीके से अपना करते हैं। वहाँ पर भी नेटवर्किंग और अपनी मेहनत, लगन, अपना टारगेट आप पूरा करेंगे, तो आपके ऑब्वियसली ग्रोथ के चांसेस रहते हैं। जबकि एकेडमिया अगर मैं कहूँ, तो वो एक विशेष है, विशेष प्रोफ़ेशन है और पसंदीदा है।
क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफ़ेशन है जो एक व्यक्तित्व को होलिस्टिक डेवलपमेंट का अवसर देता है। आप सामाजिक रूप से, व्यक्तिगत तौर पे, बौद्धिक तौर पे कौशल विकास के हिसाब से और एक कंटीन्यूअस मेंटल ग्रोथ, कंटीन्यूअस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अपना 360 डिग्री आप अपना आपको आपको अपॉर्च्युनिटीज़ रहती हैं अपना डेवलप करने के लिए और ज़्यादा मेंटल वर्क रहता है। तो आप ज़्यादा सीखते हैं। मेरे ख़्याल से एक टीचर होता है वो मल्टी टैलेंटेड होता है कि वो टीचिंग तो कर ही रहा है एज़ अ बेसिकली कोर जॉब जो है उसका, लेकिन वो साथ ही मैनेजर भी है, साथ ही टेक्नोलॉजी से भी परिचित है, साथ ही यंग जो हर बैच हमारी नई आती है, तो नई पीढ़ी से उसका एकदम डायरेक्ट आदान-प्रदान रहता है, डायरेक्ट टच रहता है, तो वो भी यंग रहते हैं टीचर्स हमेशा और कुछ बिज़नेस प्रोस्पेक्टिव्स भी होते हैं उसके अंदर। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी स्कोप रहता है, कंसल्टेंसी का स्कोप रहता है। तो इस तरीके से मैं कहूँगी कि एकेडेमिया एक बहुत ही विशेष प्रोफ़ेशन है, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे किस स्वरूप में लें और कैसे अपनी और प्रोफ़ेशन की गरिमा को बनाए रखें और अपना ड्यूटीज़ समाज के लिए दें। मतलब आप कहते हैं ना जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो वो अपने सोली अपने ऊपर इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। आपका आवाज़ नहीं आ रहा। हेलो, बहुत अच्छी बात मैडम आपने बताई। हमारे नए टीचर्स जो हैं, यंगस्टर टीचर्स जो हैं, कि जो हमारा बौद्धिक विकास है, सामाजिक विकास है, आर्थिक विकास भी जुड़ा हुआ है इसमें, कहीं न कहीं आर्थिक विकास भी है। तो हर तरीके सर्वांगीण विकास हम टीचिंग लाइन में समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। लेकिन हुँ, मेहनत करने की ज़रूरत है, जैसा कि आपने कहा कि मेहनत हुँ। करने की ज़रूरत है। सभी दोनों और दोनों प्रोफेस जगह इंडस्ट्री में भी मेहनत चाहिए, एकेडेमिया में जी, भी चाहिए। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद मैडम। एक क्वेश्चन और है मैडम कि आप डिफरेंस क्या मिलता है आपको, जो इंडस्ट्री मतलब आपने डेवलप कर दिया, लेकिन आपने क्या डिफरेंस देखा आप जब एकेडमिक में आए और हुँ। इंडस्ट्री में थे, तो एक डिफरेंस आपने क्या फील हाँ, किया? एक सबसे बड़ा डिफरेंस है एटीट्यूड का डिफरेंस, कमिटमेंट और जी, जो हमारा वर्क कमिटमेंट रहता है, इंडस्ट्री में कैसा होता है ना जैसे हमने सभी लेवल पे काम किया है, ऑफिसर लेवल पे भी काम जी, किया है, एग्जीक्यूटिव में भी किया है और मैनेजर में भी किया है। So when जी, I resigned, that I was as on the position of a quality manager, and I was reporting जी, directly जी, to the vice president of the company, IPCA laboratory. तो जी, जी, उसमें कैसा रहता है कि हर दिन आपकी सुबह मीटिंग रहती है और आपको वो जो काम है पूरे दिन का वो जी, आपका डिफाइंड रहता है एंड यू हैव टू कंप्लीट दैट वर्क एनी हाउ। तो आप कमिटेड हो उस काम को करने के लिए जी, और इतना जी, फास्ट है कि आपका दिन कहाँ चला जाएगा आपको नहीं पता चलेगा। जी, एकेडेमिया में इतना ज़्यादा कमिटमेंट का थोड़ा जो सेल्फ कमिटमेंट है, जो काम को पूरा जी, करने का जो मतलब एक कमिटमेंट है अपने आप से, कहीं न कहीं मुझे ये लगता है कि ये लैक करता है। क्योंकि आपके ऊपर जी, कोई मैनेजर नहीं है, आपके ऊपर कोई कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग नहीं है। तो उसकी जी, वजह से मुझे एक ये बहुत बड़ा डिफरेंस लगता है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है रिज़ल्ट पे। जी, जी। बहुत अच्छी बात मैडम, क्योंकि मैंने भी कई बार देखा है इस चीज़ की, यहाँ पे थोड़ा-सा फैकल्टी लेज़ीपन आ जाता है कहीं न कहीं, जो एक हुँ। नहीं होना चाहिए। तो कमिटेड हाँ, एंड जैसे कमिटेड थोड़ा होना चाहिए जॉब के लिए, अपने कमिटेड होना चाहिए प्रोफेशन के लिए। तो इंडस्ट्री जो कल्चर है दैट रिजल्ट ओरिएंटेड है और कमिटेड है। तो इंडस्ट्री एकेडमिया में थोड़ा-सा कहीं न कहीं लैग कर रहा है ये चीज़ अभी भी, है ना? जैसे हर तो 3 महीने में हर ऑफिसर अपना गोल बनाएगा, गोल शीट बनाएगा, टारगेट शीट बनाएगा और अपना जी, जी। ट्रेनिंग्स होंगे कंटिन्यूअस। तो वो जी, सब अभी एकेडेमिया में थोड़ा लैकिंग है, जिसके कारण जी, जी। उसका रिज़ल्ट इतना ज़्यादा अच्छा हमें नहीं मिल पा रहा है। जी, जी। इस मंच के थ्रू मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि जो भी ये लैग पॉइंट हैं, जो भी हम लोग सुन रहे हैं, तो मैडम ने बहुत अच्छी बात बताई है और हम लोग इस पर काम करें, चर्चा करें और इस पॉइंट को हम दूर करने की भी कोशिश करें, ताकि इन फ्यूचर हम लोगों को ये मतलब समस्याएं ना झेलनी पड़े। तो थैंक यू वेरी मच मैडम। हमारा एक सवाल है अगला मैडम, कि आपके आपने बहुत सारे रिसर्च ग्रांट भी गवर्नमेंट के थ्रू आपको मिले हुए हैं। तो जैसे एज ए वुमेन मतलब ये काम करना एक थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आपके ऊपर कई जिम्मेदारियां होती हैं, घर की भी जिम्मेदारियां और सामाजिक जिम्मेदारियां भी बहुत सारी होती हैं। तो ये सब
इस तरह के मतलब काम कर पाने का समय और कैसे कर पाएं, ये थोड़ा सा मतलब आप एक्सप्लेन करें, इलोबरेट करें, ताकि और भी जो हमारे महिला दर्शक जो भी सुन रहे हैं तो वो भी इसमें काम करने की कोशिश करें। साथ में हम लोग पुरुष दर्शक जो हैं वो भी थोड़ा सा सोचें कि कैसे हम ग्रांट लेकर आए और कैसे रिसर्च फील्ड को हम आगे बढ़ाएं। जो भी थोड़ा बहुत ग्रांट मुझे मिला है वो बस मैं करना चाहती थी, मैंने ग्रांट के लिए अप्लाई किया और मुझे मिल गया। तो और जहाँ-जहाँ भी मेरा इन्वॉल्वमेंट मैं रखना चाह रही हूँ, जैसे सामाजिक रूप से भी कई सारी संस्थाओं से एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसकी मैं फाउंडर डायरेक्टर हूँ, वो हमारा ब्रेन चाइल्ड है, ह्यूमन जी एथिक्स कमिटी एसोसिएशन। तो और भी जहाँ हैं, तो मेरे ख्याल से वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे एंड गॉड ऑलवेज़ सपोर्ट। तो जी ऐसा शायद कुछ लोग मुझसे एग्री नहीं भी करेंगे, पर एक तो नंबर 1 कि ईश्वर का आशीर्वाद रहता है और परिवार का सपोर्ट रहता है, ये 2 चीज़ तो जी है। पर बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा एक डिफ़र करूँगी कि ज़िम्मेदारियाँ पुरुष पे भी उतनी हैं और महिलाएँ पे भी उतनी हैं। ऐसा नहीं है कि जी जी पुरुष पे कम ज़िम्मेदारी है और महिला पे ज़्यादा ज़िम्मेदारी है। जी जी उसको भी 24 घंटे हैं, इनको भी 24 घंटे हैं। जी जो जी भी है घर की ज़िम्मेदारी हर एक को आजकल तो इतना रहा नहीं है, हम सब पढ़े-लिखे जी जी डायस्पोरा को बिलॉन्ग करते हैं, तो ऐसा तो जी कोई लोअर मिडिल क्लास है, मतलब बहुत ही कोई ऐसा तो नहीं है, सब लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करके ही एकेडमी में आते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये अपना-अपना नज़रिया होता है और समय जितना रहता है उसी में व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। तो एक जी महिला जी होने के नाते कि बहुत बाधा आ रही है, ऐसा भी मुझे नहीं कभी भी महसूस हुआ, और एक महिला होने के नाते मैंने कोई विशेष कुछ योगदान दिया है, ऐसा भी मुझे महसूस नहीं होता। तो इट जी इज़ वेरी नॉर्मल। ये ये बड़े आदमी, बड़े सोच और बड़े उसकी निशानी होती है मैडम। बड़े काम को इतना यूजुअल एज यूजुअल बोल देना, इट इज वेरी वेरी नॉर्मल। तो थैंक यू वेरी मच मैडम, ये बड़ी सोच को दर्शाता है आपके। एक मैडम आपका आर्टिकल है उसमें एपीटीआई बुलेटिन में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के। जी जी। तो इट विल बी इफेक्टिव, आई थिंक जब भी हो इफेक्टिव। तो आपका जो नजरिया है मैडम इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के हमारे फार्मास्यूटिकल फील्ड में ये क्या योगदान देगा और क्या इससे आगे हमें इन फ्यूचर क्या फार्मेसी में बदलाव होगा, तो आपका व्यू इसमें मैं जानना चाहता हूँ मैडम। अ, सबसे पहले अगर हम एनईपी 2020 की बात करें, तो ये एक कोशिश है, काफ़ी लंबे समय के बाद इसने एक डॉक्यूमेंट का रूप लिया है हालाँकि। बहुत सारे सालों के बाद 24 साल, आई थिंक 24 साल के बाद ये नई शिक्षा नीति हमें मिली है, और भारतीय शिक्षा व्यवस्था को टीचर ओरिएंटेड की जगह लर्नर ओरिएंटेड बनाने के लिए ये एक कोशिश है, जो कि जी अमेरिका या जो भी विकसित देश हैं, वहाँ पे ऑलरेडी ये व्यवस्था चल रही है। और जी अब हमने इसे आज अपने आप को एक तरीके से वेस्टर्न वर्ल्ड या डेवलप्ड वर्ल्ड के साथ जोड़ने का एजुकेशन के माध्यम से ये प्रयास किया है कि पूरी एजुकेशन की जो पॉलिसी है उसमें हम चेंज करके और एकदम ग्राउंड लेवल पे ग्राउंड ब्रेकिंग चेंज हमने इंट्रोड्यूस करा है गवर्नमेंट ने। जी तो अब जी ये जी पूरा जो दारोमदार है वो इस बात पे टिका हुआ है, अगेन इट इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, कि इस जी जो नई शिक्षा नीति है उसका इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कितना हो पाता है, उसके ऊपर इसका पूरा टिका हुआ है, कि उसका भविष्य कैसा रहेगा। तो हालाँकि जी अगर हम उद्देश्य देखें, उसके ऑब्जेक्टिव्स देखें, तो वो सामाजिक उत्थान और मानव उत्थान, नए रोजगार के नए अवसर, नई सोच और पूरे एजुकेशन व्यवस्था में एक नई शक्ति और ऊर्जा का संचार हो, इस तरीके का उनका एक ऑब्जेक्टिव है, और बहुत ही इंक्लूसिव है, बहुत ही जी एक्सटेंसिव है, बहुत ही ट्रांस डिसिप्लिनरी, मल्टी डिसिप्लिनरी की जो हम बात करते हैं इस शिक्षा नीति में, तो इट इज़ वेरी वेलकमिंग अप्रोच एंड वेरी वेलकमिंग स्टेप बाय द गवर्नमेंट।
और अब जी इसको कैसे इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो ऊपर से नीचे परकोलेट होता है कोई भी मैसेज, जी तो वो कितना जी इफेक्टिवली परकोलेट हो पाता है और उसे हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट से एक एक्चुअल एक्शन में। तो वो जी जो जी तब्दीली रहेगी और वो किस तरीके से रहेगी, कितने उसके लेवल्स रहेंगे, कि जैसे नेशनल एजुकेशन कमीशन की हम बात कर रहे हैं और उसमें जी काउंसिल, जैसे अभी आजकल सोल रेगुलेटर है काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल, तो वो जी उसका जी कैसा रोल रहेगा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए क्या एस्पेक्ट्स रहेंगे, क्या फंडिंग्स अवेलेबल रहेंगी, क्या सपोर्ट रहेगा टीचिंग फ्रेटर्निटी के लिए, क्योंकि कोई भी जी जी टीचर है अगर वो एक कॉलेज में रह के अगर रिसर्च के लिए कोई प्रोजेक्ट लेता है और अगर उसका ही जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है, तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी डीमोटिवेटिंग फैक्टर। तो जी उससे उसका जो क्योंकि मानसिक रूप से स्थिर होना और स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपना अच्छा आउटपुट दे पाएँ। तो ये सब जो बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं, तो उसके लिए भी एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क की ज़रूरत है और हमारे पास सक्षम लीडरशिप अवेलेबल है जो ऑफ कोर्स इस मामले के बारे में सोचेगी। बिल्कुल मैडम बिल्कुल। कहीं ना कहीं डेफिनेटली जैसा कि आपने बोला कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कुछ ना कुछ रिफॉर्म चेंजेस लेकर के आएगी। आपका व्यू भी जाना हम लोगों ने, धन्यवाद मैडम। एक क्वेश्चन और है मैडम आपसे। आप डिफरेंट कमेटी में एज ए सब्जेक्ट एक्सपर्ट रहे हैं, पीसीआई की तरफ से भी, फार्मेसी काउंसिल की तरफ से भी, सिलेबस में कमेटी मेंबर रहे हैं। तो आज का जो सिलेबस है और आगे आने वाला जो सिलेबस है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं मैडम? क्या चेंजेस होंगे और क्या हमारा इन फ्यूचर हम नया कर पाएंगे? इसमें आपका व्यूज क्या रहेगा मैडम? जो मैं पीजी सिलेबस के बारे में कह सकती हूँ, इवन बी फार्म जी जी ऑल्सो, कि जी क्योंकि वो सिलेबस से हम वाकिफ़ हैं, वही पढ़ा रहे हैं। तो जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने पीसीआई का जो सिलेबस है वो अडॉप्ट कर रखा है और पीसीआई ने जी उन्हें अप टू 15 टू 20% फ्लेक्सिबिलिटी भी दी है, तो कि वो अपने इलेक्टिव्स के माध्यम से या शॉर्ट टर्म कोर्सेज या सेमिनार्स के माध्यम से वो नए कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने करिकुलम में। तो जी जी यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे इस पूरी जो मतलब एक दृष्टिकोण है जो बी फार्म सिलेबस का या एम फार्म सिलेबस का, अगेन उसको जी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना वो एक कॉलेज का जो लोकल व्यवस्था है, लोकल मैनेजमेंट है, उसके ऊपर डिपेंड करता जी है कि वो किस तरीके की फैसिलिटीज मुहैया कराए, किस तरीके के टीचर्स रखे, किस तरीके के सर्टिफिकेट कोर्सेज या इलेक्टिव्स का वो अरेंजमेंट करा पाए, किस तरीके के लेबोरेटरी व्यवस्था अरेंज करें, कितने इंस्ट्रूमेंटेशन रहें, तो ये सब किस पे डिपेंड करता है। आजू बाजू अगर जैसे आपका इंडस्ट्री का माहौल रहता है, तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो पास की इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट खोजेंगे। तो ये जी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि भारत एक बहुत विशाल विस्तृत देश है, तो ज़रूरी नहीं जी है कि सभी राज्यों में या सभी रीजन्स में इंडस्ट्री का इतना ज़्यादा मतलब अवेलेबिलिटी रहे। तो आपका जो मैन पावर है जी उसका इमीडिएट आपका रीजनल एम्प्लॉयमेंट क्या अवेलेबल है, उसके अनुसार जी मुझे लगता है कि जो भी लोकल कॉलेज मैनेजमेंट है उसको उस चीज़ का ध्यान में रखते हुए और उसके अनुसार अपने स्टूडेंट्स को डेवलप करना चाहिए। और साथ ही में स्टूडेंट की भी क्या मंशा है, क्या इंटरेस्ट है, क्या वो पढ़ना चाहते हैं, मार्जिनली जी हम उसको भी अगर कंसिडर करें तो उस तरीके से हम अपने जो कोर्सेज हैं, सेमिनार्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो लर्नर के जो इंटरेस्ट है उसको भी ध्यान में रख के हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आईक्यूएसी का बिल्कुल जो ये कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है, तो उसमें भी यही है कि आप आईक्यूएसी मीन्स कॉलेज की है एक इंटरनल या एकेडमिक बॉडी की जो टीम रहती है, एकेडमिक एडवाइजरी, तो वो इन जी सब चीज़ों पे विचार करके और डिलीवर करेंगे अपने एजुकेशन सर्विसेज। तो उस तरीके जी से मेरे ख्याल से ये रहेगा। बिल्कुल मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। एक अगला सवाल है मेरा, थोड़ा फैकल्टी की तरफ से है एक सवाल कि एज ए फैकल्टी और एज ए स्टूडेंट, फैकल्टी को क्या नया डेवलप करना चाहिए आज के ज़माने के स्टूडेंट के हिसाब से? इसमें आपका क्या राय रहेगा मैडम? आपकी तरफ से कुछ ऐसा, मतलब जो हम फैकल्टी जो है, हमारे जो कलीग फैकल्टी हैं, वो ऐसा क्या डेवलप करें जो हमारे स्टूडेंट आज के समय में, जो नए स्टूडेंट हैं या जो भी स्टूडेंट हैं, उनको हम इजिली
सर्व कर पाएं अपने प्रोफेशन के बारे में? सबसे पहले तो अपने प्रोफेशन के लिए प्राउड डेवलप करें अपने अंदर, कि वी यस शुड सर, बी अ डेफिनेटली। प्राउड टू बी अ फार्मासिस्ट एंड वी शुड बी प्राउड टू बी अ टीचिंग फार्मासिस्ट। ठीक है। यस और यस यस। जनरली टीचिंग प्रोफेशन, यंग जो टीचर्स हैं वो एज अ टाइम पास कंसिडर कर रहे हैं कि जब तक वो हो जाए तब तक थोड़ा 1 साल पढ़ा लेते हैं। तो ये जो यस यस। एटीट्यूड है, मतलब जो टीचर का जो महत्तम है, जो मतलब उनका जो एक तरीके से व्हाट टू से कंट्रीब्यूशन है, किसी भी स्टूडेंट या किसी भी व्यक्ति विशेष के जीवन में जो चेंज लाने का, और जो एक जी मतलब एक अनुपम मौका मिलता है एक इंसान को कि वो अपने माध्यम से किसी और के जीवन में एक चेंज ला सके, एक बदलाव ला सके। तो टीचर खाली सिलेबस पढ़ाने तक नहीं होता है, वो एक इंस्पायर कर जी सकता है चाहे तो। और यही हम देखते हैं, आज हमें 15 साल पहले के भी जो स्टूडेंट्स मिलते हैं, इतना सेटिस्फाइंग लगता है अगर वो लोग आपको रुक के आपको ग्रीट करें, रिस्पेक्ट दें और जी मिलें आप, मतलब इट इज रियली नथिंग इज इनकम्पेरेबल टू दैट, नथिंग इज कंपेरेबल टू दैट मोमेंट। तो एक तो ये यस यस बहुत डेफिनेटली। ये सम्मान और ये जो मतलब है, ये एक टीचर को ही ज्यादा नसीब होता है। और दूसरा, जी जी एक टीचर को हमेशा एक स्टूडेंट की भांति सोचना चाहिए। ये मेरा विचार है कि कंटिन्यूअस उसको लर्निंग करना ही है। जैसे आज हम देख रहे हैं जी कि करिकुलम डेवलपमेंट कांस्टेंट होना चाहिए। हम चाहते हैं कि डायनामिक करिकुलम बने, हम चाहते हैं हमारा जी। इंडस्ट्री एकेडमी या रिलेशनशिप अच्छा रहे। तो इंडस्ट्री बिल्कुल। प्रोफेशनल्स के साथ बातचीत करने के लिए आपको अपने आप को तैयार करना चाहिए कि आप जी उनके लेवल पे जाके आप उनसे कम्युनिकेट कर सको, उनसे बात कर सको। जी और जी तो इसलिए टीचर को कंटिन्यूअस अपने अंदर एज अ लर्नर अपने आप को समझ के कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपने अंदर लाना है। थोड़ा बिल्कुल। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और रिफ्लेक्शंस अपने अंदर लाने हैं, ताकि वो पीरियोडिक बेसिस पे अपने आप को असेस करके और सुधार कर सके, और जो भी जी जी मतलब। जी तो पर्सनली और प्रोफेशनली हर एक इंसान इंडिविजुअली भी ग्रो करना चाहता है, वो हर एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है। तो जी जी उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि प्रोफेशनली और पर्सनली अपनी खुद के लिए गोल सेटिंग करे और एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करे खुद के लिए, खुद के जी जी डेवलपमेंट के लिए, जी कि आज से जी 5 साल का जी मेरा ये गोल है, आज से 3 साल के लिए मेरा ये गोल है, और इसको पाने के लिए जी मुझे जी ये चीज़ें चाहिए, ऐसी नेटवर्किंग करनी है, ऐसे संसाधन चाहिए, या ये मेरा प्लान है। तो बिल्कुल। ऐसे स्ट्रेटेजिकली और गोल सेटिंग करके हम आगे बढ़ सकते हैं। स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ तो हमेशा लीडिंग बाय एग्जांपल का ही मंत्र जो है वो सिद्ध रहता है, कि आप अपने अंदर जो ऐसा आपका कंडक्ट होना चाहिए जो स्टूडेंट्स आपको रिस्पेक्ट करें और आपको आपसे इंस्पायर हो, मोटिवेट हो। तो लीडिंग बाय बिल्कुल एग्जांपल इज आई बिल्कुल। थिंक द बेस्ट वर्च्यू अ टीचर कैन हैव। तो स्टूडेंट से कनेक्ट बनाए रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनसे वन टू वन बेसिस पे हम कनेक्ट हो सकें। आज के जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे हम देखते हैं कि वो टेक सेवी हैं, काफ़ी पहले के स्टूडेंट के मुताबिक आज के स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी अवेयर हैं। बहुत बिल्कुल मतलब बिल्कुल। हाँ, उनको वो चार दीवारी के अंदर टीचिंग नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि उनको एक मेंटरशिप मिले। तो इस तरीके बिल्कुल से बिल्कुल। हर एक टीचर तो एक लीडर होता ही है, मगर वो स्टूडेंट से अगर जी वन टू वन बेसिस पे कनेक्ट हो, अपने को प्रोफेशनल्स को सहयोग दे, अ, जी जी मेरे ख्याल से ये सब एबिलिटीज जो हैं, एक टीचर को बेहतर टीचर बनने के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा कि सबसे पहले टीचर को सोचना पड़ेगा कि मैं टीचिंग कर रहा हूँ। मतलब हुँ, आपने बोला कि 1 साल के टारगेट बना के आते हैं कि हम अभी टीचिंग कर लें, फिर और कुछ देख लेंगे। हुँ, तो सबसे पहले वो मानसिकता खत्म करनी पड़ेगी, जो भी टीचिंग करने के हाँ, आ रहे हैं, तो वो मानसिकता खत्म करनी पड़ेगी। ये बात आपकी बहुत अच्छी रही मैडम। हाँ, जैसे तो कहते हैं हमारे टीचिंग सभी जॉब ले लिया, तो टीचिंग जॉब जी, नहीं जी। है, इट्स नॉट अ जी, जी, जी। जॉब। जी। इतनी जो ज़िम्मेदारी है, मैं तो इसको ज़िम्मेदारी मानता हूँ मैडम। टीचिंग जॉब नहीं है, ज़िम्मेदारी है। क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी कम्युनिटी आपसे जुड़ जाती है। हुँ, तो बहुत-बहुत धन्यवाद मैडम। ये हमारे नए कमर्स जो भी टीचिंग प्रोफ़ेशन को जॉइन करते हैं, वो जॉब की तरह नहीं, एक ज़िम्मेदारी की तरह उसको जॉइन करें और वहाँ पे अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करें। तो थैंक यू मैडम। नेक्स्ट सवाल है मैडम मेरा आपसे कि एज़ अ रिसर्चर, आप एक रिसर्चर भी बहुत अच्छे हैं मैडम। तो एज़ अ रिसर्चर आपका क्या रिसर्च का ऐसा कौन-सा टॉपिक है जो आपको बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है और क्यों है मैडम? अ, देखिए, पढ़ने का तो मुझे हमेशा से शौक रहा है, और मेरे जी। जो इंटरेस्ट है वो भी लिमिटेड नहीं है।
एज़ अ पर्सन अगर मैं कहूँ तो मैंने कभी जी, जी। रिसर्च में भी अपने आप को बाँधा नहीं है। तो मुझे जब जी, जो जी। चीज़ अच्छी लगती है मैं उसमें पढ़ती हूँ और डीप नॉलेज के लिए पढ़ती हूँ, काफ़ी अच्छे से मतलब ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करती हूँ। और जी, जी। उसमें से क्या नया हो सकता है, क्या मैं ये देखती हूँ कि क्या चीज़ अवेलेबल नहीं है अभी तक और किससे हम मतलब उससे एक बेहतर आउटकम निकल सकता है। तो मेरा जी, जो जी। आईपीआर है वो भी इसके हिसाब से ही है कि क्या उसमें नया है, सब सिंपल चीज़ें हैं लेकिन उसमें से क्या नया जी। आप बना पा रहे हो जो जी, जी। इनोवेटिव हो, तो उसके ऊपर मेरा आज की तारीख में मेरा उसके ऊपर फ़ोकस है। बट हाँ, मुझे क्यूए में भी इंटरेस्ट है, मुझे एफ&डी में भी इंटरेस्ट है, मुझे केमिस्ट्री में भी जी। इंटरेस्ट है। तो जी। ऐसा कोई फार्माकोग्नोसी में भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब जो फाइटो केमिस्ट्री है। तो जी। एज़ अ फार्मासिस्ट कोई या एज़ अ रिसर्चर ऐसा नहीं है कि एक ही टॉपिक के अंदर हम बंद के रहें। और जी, जी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम मतलब उसके सभी पहलुओं पे विचार करके और उस तरीके से नए-नए आइडियाज़ ज़्यादा अच्छे मतलब दिमाग ज़्यादा अच्छा काम करता है, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। तो अपनी रुचि के जी। अनुसार हम सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं। फिलहाल एफ&डी में मेरा ज़्यादा मतलब मेरा इंटरेस्ट अभी चल रहा है आज की तारीख में और जी। उसमें मुझे लगता है कि मुझे मज़ा आ रहा है काम करने में जी, जी, जी। नहीं, ये और बहुत अच्छा मैडम। एक हुँ, तो नहीं, एक बहुत अच्छी सोच, बहुत हाँ, अच्छी तो सोच आप डेवलप कर रहे हैं कि जब जैसा जिस फील्ड पे जहाँ पे भी इंटरेस्ट आए, हमें काम करते रहना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी सोच है आपकी मैडम। प्लीज़ कंटिन्यू मैडम। डिस्टर्ब। हाँ, मैं ये कह रही थी कि आइडियाज़ हैं लेकिन अभी तक भी वो सैटिस्फैक्शन मुझे अभी नहीं मिल पाया है। तो मैं अभी भी लुक आउट कर रही हूँ कि अगर एक अच्छी टीम मिलेगी तो ज़रूर कोई ऐसा कुछ करके जाएँगे जिससे अपने आप को भी थोड़ा गर्वान्वित महसूस कर सकें। तो जी, जी। अभी तक वो एक पर्टिकुलर पॉइंट अभी अचीव नहीं हो पाया है कि बहुत सैटिस्फाइंग फील हो। जी, जी। ये एक सच्चे अच्छे रिसर्चर की निशानी है मैडम। कि अच्छा रिसर्चर जो है हमेशा कुछ न कुछ नया खोजने की कोशिश करता रहता है। सो बहुत अच्छा लगा मैडम आपसे। हमारे दर्शकों को भी ये सब बातें सुन कर के बहुत अच्छा लग रहा होगा कि हमें एक जगह पे रुकना नहीं है। जहाँ भी हमें जिस फील्ड में जैसे भी रिसर्च और डेवलपमेंट की चीज़ें अवेलेबिलिटी हो, वहाँ पे इंटरेस्ट में हमें काम करते रहना चाहिए। तो थैंक यू मैडम। एक सवाल और है मैडम। आज आपने क्यूए और इसमें मेथड डेवलपमेंट पे भी आपने बहुत काम किया। मैं जैसे देख रहा था आपके मेथड डेवलपमेंट और वैलिडेशन पे आपका बहुत अच्छे-अच्छे रिसर्च आर्टिकल भी हैं और मैं उसको देखा भी है आपके रिसर्च आर्टिकल्स को भी। तो आज के ज़माने में मेथड डेवलपमेंट को बहुत ईज़ी बोला जाता है। बच्चे जो हैं एनालिसिस का काम करते हैं, बोलते हैं बहुत ईज़िली हम कर लेंगे, मेथड डेवलपमेंट हो जाएगा हमारा। तो कई तो मैंने हुँ, ऐसे देखे हैं कि जो टेबल डाटा पे भी विश्वास करते हैं। हुँ, हुँ, तो मैं मेरा भी थोड़ा-सा इंटरेस्टेड फ़ील्ड रहा है एनालिसिस। मैं भी केमिस्ट्री का रहा हूँ मैडम। तो हुँ, मैंने भी प्रोजेक्ट किया हुआ है इसमें मेथड हुँ, डेवलपमेंट। थोड़ा-सा ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, ये मान लीजिए, हुँ, तो दर्शकों को भी इससे थोड़ा-सा लाभ हो जाएगा कि हम इसके पॉइंट को कैसे पकड़ें कि यहाँ पे डाटा हमारा टेबल डाटा नहीं है, ये हमारा डाटा जो है ये ओरिजिनल डाटा है। तो ये हुँ, डिफरेंस हम कैसे, तो ये आपसे बेहतर मुझे लगता है कोई बता पाए क्योंकि आप इंडस्ट्री में भी काम कर रखा है, आपने हुँ, प्रोजेक्ट भी कर रखा है इस पे। जी, हुँ। तो अगर उसके पैरामीटर्स अगर हमें पता है मतलब अगर हमने वाक़ई में जी, रिसर्च की है, तो जी, सबसे पहले तो अगर हम उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर सही तरीके से जान लेंगे कोई भी ड्रग की, तो आप जी, तुरंत आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये टेबल है या एक्चुअल है। तो जी, पहले ड्रग को अच्छे से मतलब हमको पकड़ना है, ड्रग के सारे चीज़ों पे हमको रिसर्च बेसिक उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर वो हमारे पकड़ में हैं, उसके कौन से जी, सॉल्ट्स हैं, उसके क्या रिएक्शंस हैं, उसका बिहेवियर जी, कैसा है, अलग-अलग जी, मीन्स पीएच और मतलब वाटर के अंदर अलग-अलग उसमें पॉइंट्स में, तो जी, जी, तुरंत हमें अंदाज़ा आ जाता है। और दूसरा डेफ़िनेटली आप सब अपन इतना हम पढ़े हैं, तो एम-फार्म के जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो किस तरीके से स्टूडेंट्स चूज़ करते हैं, उसमें हमारा कितना योगदान रह पाता है, क्योंकि वो जी, स्टूडेंट को करना है तो ऑब्वियसली पूरा तो उसी को करना है ना? तो बिल्कुल। कई बारी हम चाहकर भी नहीं करवा पाते काम, मगर फिर भी जितना ज़्यादा हो सके उनको एंगेज करके करने की कोशिश कर सकते हैं हम लोग और डिफरेंट जी, टाइप के मतलब
इवन हम सैंपल प्रिपरेशंस में नेगेटिव डेटा को भी ध्यान में रख सकते हैं, नेगेटिव जी रिपोर्ट्स जो आती हैं मतलब उसका भी थोड़ा सा जी जी अंदाज कर सकते हैं। और जी कॉम्बिनेशंस जो स्टूडेंट सिलेक्ट कर रहा है वो रैशनल है कि नहीं, सबसे पहले तो वो भी थोड़ा देखना चाहिए कि उसका यूज जी एक्चुअल में हो रहा है, एक्चुअल में हो पाएगा कि नहीं उस वर्क का, कि जी जी क्या रहेगा। और बस बायोलॉजिकल बहुत सारे हैं, बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में भी हम उनको टॉपिक दे सकते हैं। स्टेबिलिटी इंडिकेटिंग तो अब कॉमन हो चुका है, एक सिंपल जी यूवी जी लेंगे तो उसमें भी डिफरेंस डेरिवेटिव और उस तरीके के माध्यम से भी, अगर आपके कॉलेज में बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है, अवेलेबिलिटी जी नहीं जी है और यूवी ही खाली अवेलेबल है, तो यूवी पे भी जी हम काफ़ी काम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जी तो जी जी वो ये सब चीज़ें हैं। जी 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 बहुत बहुत थैंक यू मैडम। काम जहाँ आदमी करना चाहे तो वहाँ रास्ता निकाल ही जाता है। आपके ये वर्ड अच्छे हैं मैडम, बहुत अच्छे। हमारे दर्शकों को ये हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगे ये वर्ड। मैडम एक क्वेश्चन और है, हमारी जो अपनी आने वाली जो पीढ़ी है फार्मेसी प्रोफेशन की, इस पीढ़ी को क्या बदलाव लाना चाहिए ताकि हम आगे आने वाले समय में हम अपने प्रोफेशन को और अच्छा आगे बढ़ा सकें? इसमें आपका नजरिया हम मतलब। आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, जी मैडम। तो आगे आने वाली पीढ़ी को तो सबसे पहले यही ध्यान में रखना चाहिए कि कैसे एज अ फार्मासिस्ट वो अपना रोल डिफाइन, जो जो भी वो कम्युनिटी सर्विस में जाएं या रिसर्च में जाएं या एकेडमिक्स में जाएं, जो भी फील्ड अपने लिए चूज करते हैं उसमें हमेशा जी अपना बेस्ट करें और अपने प्रोफेशन की जो नोबिलिटी है, जो उसकी गरिमा है, जो डिग्निटी है, उसको हमेशा बनाए रखें, उससे कॉम्प्रोमाइज ना करें कभी भी। क्योंकि जी फार्मेसी आप बहुत ही ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन है देखा जाए तो, जितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी फार्मेसी प्रोफेशन में है उतना शायद एक आईटी फील्ड में है। और फार्मेसी प्रोफेशन में लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जी ऑफ कोर्स कमर्शियल एस्पेक्ट से बिल्कुल डायरेक्टली जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। तो जी अपने ऊपर तो निर्भर करता ही है, क्योंकि हमको रेगुलर अपने आप को अपडेट करना है, उनको डिफरेंट स्किल सीखनी है स्टूडेंट्स को। तो हमेशा ऐसा तो नहीं रह सकते वो लोग कि जहाँ पे आप स्टैग्नेंसी आ जाती है आपके यहाँ स्टूडेंट्स में भी, अगर जी माइंडसेट में जी आपके स्टैग्नेंसी आ गई, आपने सीखना बंद कर दिया, तो एक तुरंत ही जल्दी से बहुत ज़्यादा बड़ा गैप बन जाता है। और फिर आज जी हम एक जी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जी रहे हैं और आगे के नियर फ्यूचर में तो ये कॉम्पिटिशन बढ़ने वाला है। तो जैसे हम बिल्कुल बोलते हैं ना बिल्कुल वूका वर्ल्ड, कि भाई वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, तो तो ये सब चीज़ें तो आगे आने वाले जो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाएंगी, और भी ज़्यादा मतलब स्ट्रगल रहेगा। तो जी फॉर जी सस्टेनेबल ऑप्शंस फार्मेसी प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोप है। हेल्थ केयर हर एक देश की प्रायोरिटी है, जी मेडिकल सर्विसेज एंड हेल्थ केयर। और उतने जी ही इनोवेशन के भी अपॉर्चुनिटीज फार्मा फील्ड में बहुत ज़्यादा हैं। तो स्टूडेंट्स के जी लिए जितनी अपॉर्चुनिटीज हैं उतना ही एक चैलेंज भी है अपने आप को कॉन्स्टेंटली क्या बोल सकते हैं, अपडेट करने के लिए, अपडेट करने का, बिल्कुल अपडेट बिल्कुल। करने के लिए। और दूसरा है कि हर एक फार्मासिस्ट को दूसरे फार्मासिस्ट को सपोर्ट करना चाहिए। तो एक जी प्रोफेशनल दूसरे जी प्रोफेशनल को सपोर्ट करे। अपने अपने जो बिल्कुल बिल्कुल प्रोफेशनल फ्रेंड्स हैं या मतलब को जी प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए हमेशा खड़े रहें, उनको सपोर्ट करें। तो इसी से आई बिल्कुल थिंक पूरी फार्मेसी कम्युनिटी ओवरऑल जो है वो स्ट्रेंथन अप होगी। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बहुत अच्छी बात बताई मैडम आपने कि सपोर्ट, फार्मेसी प्रोफेशन एक दूसरे को जब सपोर्ट करने लगेगा तो वी विल ऑलरेडी डेफिनेटली गेट अचीव अवर गोल्स आल्सो, एंड हमेशा सक्सेस एक हमें अपने आप मिलती चलेगी। मैडम एक क्वेश्चन हमारा और है आपसे, क्योंकि आप गुजरात में है शायद, है ना? जी। गुजरात हमारे उसमें इंडिया में बोला जाता है कि एक अच्छा राज्य है, डेवलप राज्य है। हाँ जी। तो जी, तो गुजरात में भी मैं एक क्वेश्चन आपसे पढ़ना चाहता हूँ मैडम कि जैसे आप एक गवर्नमेंट कॉलेज, एडेड कॉलेज में भी रहे हैं और आप प्राइवेट में भी हैं। हम्म। जी, तो इसमें आप स्टेट में आपको यहाँ पे क्या डिफरेंस नजर आया और क्या डिफरेंस है जो नहीं होना चाहिए या कुछ सुधार में होना चाहिए? इस पे थोड़ा सा गवर्नमेंट, आपके क्वेश्चन के दो एस्पेक्ट मुझे समझ आते हैं। एक आप पूछना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट और फार्मस प्राइवेट में क्या डिफरेंस है, और गुजरात जी के कॉलेजेस और
दूसरे कॉलेजेस में क्या है। दूसरे तो कॉलेजेस में क्या डिफरेंस है? हाँ, तो पहले पार्ट पे हम आते हैं कि गवर्नमेंट और थोड़ा प्राइवेट कट, जॉब में, हाँ, थोड़ा ट्रिकी है, बहुत थोड़ा अच्छा। ठीक है, कटिंग को जी तो गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब में क्या गैप है, तो दोनों के अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं, दोनों में काम किया है। तो जी गवर्नमेंट का जो काम होता है, गवर्नमेंट प्रोफेशनल, जी गवर्नमेंट का काम बहुत ठोस होता है क्योंकि वो कई परतों से गुजरता है। तो जी जो उसका आउटकम आता है वो बहुत पक्का आता है, पक्का काम है। और जी टीचर्स जो हैं गवर्नमेंट जॉब में, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि सभी टीचर्स जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब इसीलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि एक तो रेगुलर सैलरी रहती है और जॉब स्टेबिलिटी जी रहती है। तो ये जी जो दो बिल्कुल बड़े प्लस पॉइंट हैं, ये टीचर्स के लिए, ऑफ कोर्स किसी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और बिल्कुल बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब में आपको ये दोनों चीज़ें आपको मिलती हैं। लेकिन जी साथ ही आप गवर्नमेंट जॉब में थोड़ा-सा, अगर आप आपका जो स्ट्रक्चर है संस्था का या मतलब अ, काम का जो माहौल है, तो आपका जी ग्रोथ या आपके काम करने की जो अपॉर्च्युनिटी कितनी आपको मिलती है, वो हम कह नहीं सकते। ठीक है, जी क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में आपकी जॉब तो फिक्स है, लेकिन आपको टीचिंग स्टाफ दूसरा भी चाहिए, आपको नॉन टीचिंग जी स्टाफ जी भी चाहिए, सपोर्ट स्टाफ भी चाहिए, जी ऑफिस स्टाफ भी चाहिए। फिर आपके जो जी मतलब एक पूरा जो प्रोसेस है, एक पूरा एस्पेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, वो कई बारी उतना अच्छे तरीके से शायद नहीं होता। फैसिलिटीज़ का भी थोड़ा प्लस माइनस रह सकता है। तो जी जी ये सब बातें डिपेंड करती है। और इसी तरीके से प्राइवेट जॉब में जो अगर कंप्लीटली डिपेंड करता है मैनेजमेंट के विजन पे, तो जी बहुत सारी प्राइवेट संस्थाएं ऐसी हैं जो बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत ही बिल्कुल बेटर देन द बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज। और वहाँ पे हम जी देखेंगे कि वहाँ के प्रोफेसर्स को न तो रेगुलर सैलरी का प्रॉब्लम है, न तो स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है। तो जी सालों से जी वहीं लगते हैं, वहाँ रिटायर, वो मैनेजमेंट के विजन पे डिपेंड करता है कि आपका बिल्कुल सीनियर मैनेजमेंट और टॉप मैनेजमेंट कितना ओरिएंटेड है टुवर्ड्स द इंस्टीट्यूशन, टुवर्ड्स अचीविंग द विजन एंड जी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अगर हम देखेंगे इंडिया में, अगर हम थोड़े जी आंकड़ों पे नजर डालें, तो फार्मेसी जी कॉलेज टोटल करीब होंगे 3,500, ठीक है। उसमें से बिल्कुल कुछ बिल्कुल 1200 के करीब होंगे अप्रूव्ड बी फार्म कॉलेज, और कुछ जी 900 के करीब होंगे अंडर कंडक्ट, जो फॉर कंडक्ट टाइप। मतलब टोटल मिला के आप यस यस देख लीजिए कि यस 2000 कॉलेज हैं। लेकिन 2000 बिल्कुल बी फार्म के, जबकि डिप्लोमा के शायद उससे भी ज़्यादा हैं, 2,500 या 3,000 कॉलेजेस बिल्कुल होंगे, बिल्कुल पौने 3,000 जी जी डिप्लोमा अप्रूव्ड कॉलेजेस। अब ये बिल्कुल एक कॉलेज में बी फार्म डी फार्म दोनों भी हो सकता है, दोनों कोर्स चल रहे हैं, दोनों बी बिल्कुल फार्म डी बिल्कुल फार्म एम। बिल्कुल तो जी जी अब लेकिन ये तो अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं, मगर अगर हम एक्रेडिटेड कॉलेजेस के ऊपर नजर डालें तो सिर्फ जी 10% कॉलेजेस ही एक्रेडिटेड हैं इंडिया में। जी अगर जी देखेंगे तो ओनली 213 एनबीए एक्रेडिटेड कॉलेजेस हैं और 334 एनआईआरएफ में पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। तो आप जी देखेंगे जी कि मोटा-मोटा 10% ही खाली जो है वो कोई भी इस तरीके की रैंकिंग के लिए या कोई भी इस तरीके के एक्रेडिटेशन के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो कि जी बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं है, क्योंकि फार्मेसी कॉलेज अगर हम देखा जाए तो बहुत ही फार्मेसी के जो 50% थियरी, 50% प्रैक्टिकल, टेक्नोलॉजी से एकदम जुड़ा हुआ, इंडस्ट्री से एकदम बिल्कुल एसोसिएटेड, जॉब्स जी प्लेसमेंट्स बिल्कुल अच्छे हैं। फार्मेसी में प्लेसमेंट्स जी का कोई इशू नहीं है, और अब जी तो जी एडमिशन्स का भी इतना कोई इशू ज़्यादा नहीं रहा है। तो जी जी फिर भी कॉलेजेस अभी झिझक रहे हैं एक्रेडिटेशन को पूरी तरीके से अपनाने के लिए। तो बिल्कुल बिल्कुल इसका रीज़न हर एक फार्मा फैकल्टी जो काम कर रहा है उसे भी पता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो कहीं न कहीं कोई गैप्स हैं, कहीं किसी भी जी एस्पेक्ट पे हो जी सकते हैं, वो मैनेजमेंट के एस्पेक्ट पे हो सकते हैं, टीचिंग लर्निंग के एस्पेक्ट पे हो सकते हैं, सुविधाओं के एस्पेक्ट पे हो सकते हैं, या जो भी उससे संबंधित जो बातें हैं उसमें कहीं न कहीं कुछ गैप्स हैं, जिसकी वजह से कॉलेजेस जो हैं वो एक्रेडिटेशन के लिए अभी तक इतने उत्सुक नहीं हैं। ये हमें आंकड़े बिल्कुल बता रहे हैं। तो जी इससे हम क्या देख रहे हैं कि इसमें से भी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो भी बहुत, कोई ऐसा नहीं है कि जितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं सबके सब एक्रेडिटेड हैं और सबके सब एनआईआरएफ या एनएक पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल 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 सीन तो जो है वो सब जगह एक जैसा ही दिख रहा है मुझे। प्राइवेट में भी ऐसा ही है, और हर चीज़ का अपना प्लस माइनस तो है ही।
तो जी, इंडिविजुअली जो है अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपना काम, अपना जो रोज का काम है, अगर हर व्यक्ति अपना काम अच्छे से कर लेगा, कोई भी लेवल पे जी, काम कर रहा हो, कोई भी पोस्ट डेजिग्नेशन या तो मैनेजमेंट का है, तो वो भी हर एक के ऊपर ये जी, बात लागू होती है कि अगर हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से पूरा संस्था आगे बढ़ेगा, संस्था में सुधार होगा। बिल्कुल, 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 तो बिल्कुल। अच्छी नियत, अच्छी भावना और ज़्यादा मेहनत और लगन से सब हासिल हो सकता है, ये हम सभी मानते जी, हैं और बाकी ईश्वर का आशीर्वाद तो ज़रूरी है ही। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात निकल के आई मैडम, यहाँ पे जो भी काम होना है वो टोटली सोच पे डिपेंड करता है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। तो हुँ, इसमें कोई अंतर नहीं है, अच्छी सोच के साथ हम किसी भी इस स्थिति में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छा मैसेज है ये हमारे सभी फार्मेसी प्रोफेशन के लोग जुड़े हुए हैं जो उनके लिए। मैडम एक आखिरी सवाल है आपसे, आप अपना विजन और हमारे फार्मेसी फ्रेटर्निटी को क्या देना चाहेंगे हमारे इस फार्मा लोक मंच के द्वारा? हमारी पूरी कम्युनिटी, फार्मा कम्युनिटी, स्टूडेंट, टीचिंग स्टाफ, प्रिंसिपल, डायरेक्टर, इवन आपके मैनेजमेंट, जो भी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सबको एक एक ऐसा मैसेज, अच्छा मैसेज मिले आपके थ्रू, जिसपे हम आगे बढ़ सकें और डेफिनेटली सक्सेस हो सके मैडम। थैंक यू। तो आज का दौर जो है वो कंपटीशन का दौर है। तो जी, एक हर एक शिक्षक में एक लीडर छुपा हुआ है, क्योंकि वो एक 100 बच्चों की क्लास का लीडर है। तो हर एक जी, शिक्षक एक लीडर है और लीडर का काम होता है नए लीडर पैदा करना, जी, फॉलोअर्स बनाना नहीं, लीडर पैदा जी, करना। तो जी, हमारा कंडक्ट और हमारा जो स्टूडेंट्स के साथ जो रिलेशनशिप है, टीचर के अंदर ऑलरेडी इनबॉर्न इनबॉर्न लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं और जी, जब हम एक कदम आगे बढ़ें तो हमारी टीम भी साथ में आगे बढ़े, इस तरीके का हम मकसद लेके चलते हैं। तो जी, हमेशा अपने और अपने को-प्रोफेशनल्स को, स्टूडेंट्स को, सबको अप्रिशिएट करें, सबके लिए पॉजिटिव थॉट्स रखें, लेग पुलिंग या क्रिटिसिज्म, नेगेटिव लूज कमेंट्स अवॉइड करें। क्षण मात्र यस, के लिए हमें कभी-कभी लगता है कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति हमारे लिए अच्छा नहीं है या कभी गुस्सा आता है, ये सब तो है इमोशंस। बट एक क्योंकि एक हम टीचर हैं और इस बात में हमें गर्व लेके उस तरीके का हम अपने अंदर एक कामनेस लाएँ कि पॉज़िटिविटी हम अपने अंदर भी पैदा करें और वही हमारे व्यक्तित्व से रिफ्लेक्ट हो और सबके लिए जी, सबके मतलब अपने सहयोगी के साथ ऐसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने लिए इच्छा रखते हैं। तो जी, एक एजुकेटर होने के नाते हमें हमेशा दूसरे एजुकेटर को सपोर्ट करना चाहिए और अ, उसके लिए मतलब एक कनेक्शन बनाना चाहिए जिसको बोल सकते हैं। तो जी, ये हम सबके लिए एक रिस्पेक्टफुल और रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड रहेगा। तो यही मेरा बिल्कुल, मैसेज है बिल्कुल। आजकल के स्प्रेड पॉजिटिविटी अमंगस्ट ऑल द एजुकेटर्स। वेरी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आज के कार्यक्रम से जुड़े हमारे मैडम के बहुत अच्छे विचार हम लोगों ने सुने, जिसमें बहुत सारी चीजें निकल के आई। एक बहुत अच्छी बात निकल के आई कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और हमारे जो को कलीग हैं या सीनियर्स हैं उनके साथ में मिल करके उनकी हेल्प करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। और इंडिविजुअल अपना काम हमेशा अपने हिसाब से अपना काम करते रहना चाहिए, जो भी आपके रोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उस पर हमेशा ध्यान देते रहना चाहिए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैडम का, आज हमारे कार्यक्रम से आप जुड़े और हमें इतना अपना बेशकीमती समय दिया। हमारे जो फार्मेसी प्रोफेशन के जो स्टूडेंट हैं, कलीग हैं, फैकल्टी हैं, जो भी लोग सुनेंगे इस प्रोग्राम को, उन्हें कुछ ना कुछ डेफिनेटली नई दिशा, नया आयाम दिखेगा और करने के लिए कुछ ना कुछ नया चीज़ें मिलेंगी। तो ऐसे प्रोग्राम हम हमेशा करते रहते हैं, तो हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ मैडम का। आप हमेशा हमारे को-मेंटर की तरह काम करते रहें और हमें हमेशा ब्लेसिंग देते रहें। हमारे प्रोग्राम, हमारे चैनल को भी और हमारी सोच को भी आप आगे बढ़ाते रहें मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।